हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम। तो बेटा, इक्विलिब्रियम होता क्या है बेसिकली। हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7। इक्विलिब्रियम तो क्या होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बेसिकली एक स्टेट है। ठीक है, देखो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ। आपने वो तो देखा ही होगा जो पहले के ज़माने में होता था तराजू, है ना। उसमें कुछ इस तरह से बना होता था। इधर से पकड़ते थे और ये एक इधर और एक इधर। तो एक तरफ तो हम वेट रखते थे और एक तरफ जो भी हमें सामान रखना है तोलने के लिए उसको। और जब ये पूरा इसका निडल बीच में आ गया है ना, तो जब ये निडल क्या होता था, बीच में आ जाता था, तो हम बोलते थे कि स्टेट ऑफ क्या आ गई, इक्विलिब्रियम। मतलब दोनों तरफ क्या हो गया, इक्वल वेट हो गया। तो वो हो जाती थी हमारी क्या, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके, जैसे कि देखो, अगर मैंने यहाँ पे कोई एक बॉक्स रख दिया, मेटल का ब्लॉक रख दिया, और उस पे इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं, इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं, क्या होगा, क्या अपनी जगह से वही लेगा? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। तो इस स्टेट में भी क्या आ जाएगी, इसमें ये इक्विलिब्रियम के स्टेट में होगा। ठीक है, कौन सा इक्विलिब्रियम होगा यहाँ पे, स्टैटिक। स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा। क्यों, मूव ही नहीं कर रहा है ना, कोई मोशन ही नहीं है, तो क्या होगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा। अब एक और एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। देखो, अगर हमारे पास क्या है, एक पानी का पाइप है, मान लो ये क्या है, हमारी टैप है। टैप है या पानी का पाइप है। अब नीचे मैंने इसमें क्या करा, एक वेसल रख दिया और इसमें इस टैप से ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, ये जो वेसल है इसमें पानी का लेवल है इतना, यहाँ तक। अब मैंने क्या करा, इसमें नीचे यहाँ पे एक होल कर दिया। ठीक है, अब ये होल से क्या हुआ, जितना पानी ऊपर से इस वेसल के अंदर आ रहा है ड्रॉप बाय ड्रॉप, उतना ही पानी क्या हो रहा है, इससे बाहर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। देखो क्या हो रहा है, क्या इसमें वाटर का लेवल राइज होगा? नहीं। क्या वाटर का लेवल लो हो जाएगा? नहीं। कितना रहेगा वाटर का लेवल, तो जितना है उतना ही रहेगा, क्योंकि जितना पानी अंदर आ रहा है उतना ही पानी इससे बाहर जाता जा रहा है। तो ये भी किस में है, एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है? नहीं, क्योंकि बढ़ना तो चाह रहा है ना, ये वाटर का लेवल बढ़ना तो चाह रहा है, लेकिन बढ़ नहीं पा रहा है। ये वाटर का लेवल कम होना भी चाह रहा है, लेकिन कम नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे ये जो इक्विलिब्रियम है, ये है हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम। इतना समझ में आया आपको? क्या देखा हमने, हमने देखा कि जब इक्विलिब्रियम की स्टेट आती है तो बेसिकली क्या होता है, चेंज नहीं होता। किसमें, स्टेट में चेंज नहीं होता। अब देखो यहाँ पे हमने पढ़ा स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जिसमें कि हमारी पोजीशन किस में थी, रेस्ट में थी। ठीक है, तो वो रेस्ट में था, उसकी कुछ स्टेट चेंज ही नहीं हो रही थी, तो वहां पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम था। अब क्या हो रहा है, इसमें स्टेट चेंज होना चाह रही है लेकिन हो नहीं पा रही है ना। वाटर का लेवल राइज होना चाह रहा है लेकिन राइज हो नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ और एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। अब बेटा देखो, अगर इसमें ही, चलो ये वाला जो हमने एग्जांपल देखा, इसी में एक चीज और देख लेते हैं कि अगर यहाँ से जब इसके अंदर पानी आ रहा है, इसको मैं फॉरवर्ड रिएक्शन बोल दूं, और जब इसमें से पानी जा रहा है इसको मैं बैकवर्ड रिएक्शन बोल दूं। ठीक है, मान लो पानी आ रहा है तो ये आगे की तरफ बढ़ रही है रिएक्शन, मतलब वाटर का लेवल राइज होना चाह रहा है। अभी पानी इसमें से निकाल लिया जा रहा है, मतलब वाटर का लेवल कम हो रहा है, तो मैं इसको बैकवर्ड रिएक्शन बोल देती हूँ। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है, ये जो पानी इसके अंदर, वेसल के अंदर पानी आ रहा है, इसके पानी के भरने का रेट और इसके पानी के रिमूव होने का रेट क्या है, आपस में इक्वल है, तभी हमें क्या मिली, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम मिल गई। तो इससे मैं क्या कंक्लूड निकाल सकती हूँ, कंक्लूजन निकाल सकती हूँ, इससे मैं बोल सकती हूँ कि इसमें क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन।
रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, इक्वल है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। ठीक है, इतना समझ में आया बेटा, इक्विलिब्रियम समझ में आया कि क्या होता है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक तो नहीं, अभी तो इसी को पढ़ेंगे। ये मैं हटा देती हूँ। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं इक्विलिब्रियम की स्टेट के। कैसे एग्जांपल देख सकते हैं, हमेशा इक्विलिब्रियम में जो रिएक्शंस होती हैं वो कैसी होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि कैसे आएगा, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन पढ़ा है तो हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, बैकवर्ड पढ़ा है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करेगी। रेट इक्वल होगा तभी इक्विलिब्रियम की स्टेट मिलेगी ना। तो हमेशा इरिवर्सिबल रिएक्शन में कभी भी इक्विलिब्रियम आपको नहीं मिलेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन में ही इक्विलिब्रियम को फाइंड करते हैं। इतना समझ में आया। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ, मैंने बोला कि इक्विलिब्रियम हमें केवल किस में मिलेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन में मिलेगा, और इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। तो बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होती है और इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होती है, एक बार ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होते हैं, जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं, स्टार्टिंग में तो हमारे पास केवल रिएक्टेंट ही होंगे और फिर बाद में हमें मिलेंगे क्या, प्रोडक्ट। मान लो एक मेरे पास रिएक्शन है जिसमें A प्लस बी मेरे पास रिएक्टेंट है और वो मिलके बना रहे हैं C प्लस डी। इतना समझ में आया आपको। अब देखो, अगर कुछ टाइम में A प्लस बी क्या मिलके बना रहे हैं, C प्लस डी बना रहे हैं, और थोड़े टाइम बाद C प्लस डी क्या कर सकते हैं, कंडीशन उल्टी करने पे ये A प्लस बी बना सकते हैं। तो ये रिएक्शन मेरी कैसी होगी, दिस इज अ काइंड ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें हम कुछ एग्जाम्पल भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, N2 प्लस H2 गिव्स 2NH3, हेबर्स प्रोसेस। क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, डे टू डे लाइफ में कैसे देख सकते हैं हम इसको, आपने रिवर्सिबल चेंज तो पढ़े होंगे ना, रिवर्सिबल चेंज किसमें होते हैं, रिवर्सिबल फिजिकल चेंजेस पढ़े होंगे आपने। ठीक है, उसी टाइप से आप इसको देख सकते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होगी, जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकते हैं और जो प्रोडक्ट बने हैं वो वापस रिएक्टेंट फॉर्म कर सकते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होंगी, वो केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी, मतलब A प्लस बी ने अगर मिलके C प्लस डी बना दिया तो C प्लस डी वापस A प्लस बी फॉर्म नहीं कर सकता। तो ऐसी रिएक्शंस होती हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, और इसमें इक्विलिब्रियम नहीं मिल सकता। ठीक है, चलो मैं आपको इसको ग्राफ से भी समझा देती हूँ। देखो ग्राफ देख लेते हैं इसका। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करने की बात करूं तो मैं इसका ग्राफ प्लॉट किसके बीच में करूंगी, रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में और टाइम के बीच में। ठीक है, देखो ग्राफ में क्या होगा, ये मैंने एक ग्राफ प्लॉट करा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इस पे मैंने टाइम ले लिया और इस पे मैंने ले लिया रेट ऑफ रिएक्शन। किस रिएक्शन के लिए ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम, एक रिएक्शन लिख लेते हैं जनरल, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन लिख ली। अब देखो बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या होगा, जब हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है तब हमारे पास क्या है, A और B है, लेकिन हमारे पास C और D तो बने ही नहीं जब तक रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि इनिशियल स्टेट में क्या है, मेरे पास केवल ये है, A है, मान लो ये 1 मोल है, और B भी मेरे पास 1 मोल है, लेकिन C और D तो बने ही नहीं है, ये तो 0 है। तो रिएक्शन मेरी कहाँ से स्टार्ट होगी फॉरवर्ड के लिए, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से क्यों स्टार्ट होगी, क्योंकि ये कैसा है, मेरा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास है ही नहीं। अब जैसे जैसे रिएक्शन
टाइम के साथ बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, मेरा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा इस तरह से। ठीक है, अब अगर मैं इसी सेम रिएक्शन को बैकवर्ड रिएक्शन के लिए लिखूं, देखो C प्लस डी मिलके बनाए A प्लस बी, तो ये रिएक्शन कैसे स्टार्ट होगी, तो देखो बेटा ये रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट होगी, रिएक्शन स्टार्ट होगी मेरी यहाँ से बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। तो टाइम के साथ क्या होगा, देखो पहले ये 0 था, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है टाइम के साथ, है ना। रिएक्टेंट, ये मेरा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन था, ये मेरा प्रोडक्ट का है। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन तो टाइम के साथ कम हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन तो मेरा टाइम के साथ बढ़ रहा है। अब देखो वो स्टेट जहाँ पे ये दोनों हमारे इक्वल हो गए, यहाँ पे इस जगह पे हमें क्या मिलेगी, इस जगह पे हमें मिल जाएगा इक्विलिब्रियम। ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं आप। अब देखो मैं एक और आपके लिए लिख देती हूँ, एक और ग्राफ मैं आपको बनाती हूँ जिसमें कि ये मैंने एक्स एक्सिस लिया, ये मैंने वाई एक्सिस लिया। ठीक है, सेम रिएक्शन के लिए आप कंसीडर कर लीजिए। इस बार मैंने क्या करा, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया। इस एक्सिस पे मैंने लिया कॉन्सेंट्रेशन, इस एक्सिस पे मैंने लिया टाइम। ठीक है, अब देखो ये ग्राफ कैसे वर्क करेगा, यहाँ पे मैंने लिया ए और ये लिया बी, ये बन गया सी और ये बन गया डी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ए की कॉन्सेंट्रेशन मेरी यहाँ थी, कुछ टाइम बाद ये मेरी कम हो गई, जरूरी नहीं है 0 हो, है ना, कांस्टेंट हो गई बाद में कि अब वो और ज्यादा नहीं टूट रहा है प्रोडक्ट में। नेक्स्ट मैं बी की कॉन्सेंट्रेशन की बात करती हूँ, बी की कॉन्सेंट्रेशन ये मेरा ए के लिए हो गया, ये मेरा बी के लिए हो गया। ठीक है, ये भी कुछ टाइम के बाद क्या हो गया, मेरा कांस्टेंट हो गया, ये बी के लिए हो गया। अब देखो सी और डी, इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, स्टार्टिंग में 0 थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गई। तो अगर मैं सी के लिए बनाती हूँ ग्राफ, तो सी के लिए मेरा ग्राफ कहाँ से बनेगा, यहाँ से, ये। ठीक है, ये सी के लिए बन गया फॉर एग्जाम्पल। अगर डी के लिए भी बनाना है तो डी के लिए भी कांस्टेंट हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। समझ पा रहे हैं आप। तो आप देखो जब मैंने रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया, तो ये क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट पे आके इनकी कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाती है ना, मिल जाते हैं एक दूसरे से, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इक्वल हो जाती है। लेकिन जब मैंने कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया तो हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं होगा कि कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो रही है नहीं हो रही है, हमें किस चीज से मतलब होगा कि कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट कब हो रही है। ठीक है, जहां भी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी मतलब वो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब मैं इसको रब कर देती हूँ, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे बेस्ड। देखिए एक क्वेश्चन करा देती हूँ मैं आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है, जिसमें मैं आपको कुछ ग्राफ देती हूँ, आपको बताना है कि इसमें से रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का ग्राफ कौन सा होगा। रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का ग्राफ कौन सा होगा। ठीक है, देखो मैं आपको ए बी सी 3 ग्राफ देती हूँ, आपको तीनों में से सिलेक्ट करके बताना होगा कि कौन सा होगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का ग्राफ। इधर मैंने ले लिया रेट ऑफ रिएक्शन, इधर मैंने ले लिया टाइम। ठीक है, ये हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, ये हो गया बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ग्राफ। एक और ग्राफ ले लेते हैं, ये हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ग्राफ और ये हो गया बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ग्राफ। इधर रेट ऑफ रिएक्शन और इधर टाइम। एक और ग्राफ ले लो आप, इधर रेट ऑफ रिएक्शन लेंगे और इधर टाइम लेंगे। ये हो गया मेरा ग्राफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, ये होगा बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ग्राफ। ठीक है, अब आप मुझे इसमें से बताइए कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का सही ग्राफ कौन सा है तीनों में से। ठीक है, 1 मिनट का मैं आपको टाइम देती हूँ, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख देती हूँ, करिए सोल्व।
हो गया? बताइए आंसर क्या आया आपका, कमेंट कर सकते हैं आप। चलिए देखो बेटा, अगर इसमें हमने क्या देखा था कि हमारा क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होना चाहिए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, तब हमें इक्विलिब्रियम की स्टेट मिलती है ना। अब देखो फर्स्ट वाले ग्राफ में क्या हो रहा है, क्या हमें इक्विलिब्रियम मिल रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड हमारा इक्वल हो रहा है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, इधर रेट है हमारा इधर टाइम है। तो हाँ जी देखिए यहाँ से फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट यहाँ पे और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट यहाँ पे आके हमारा रेट इक्वल हो रहा है, यानी कि इस जगह पे हमें क्या मिल गई, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम मिल गया। तो ये वाला ग्राफ तो सही है। क्या सेकंड ग्राफ में देख सकते हैं हमें इक्विलिब्रियम मिल रहा है, तो बेटा इसमें तो इक्विलिब्रियम नहीं मिल रहा। हाँ हमारा एक बार जो है, एक बार हमारा रेट इक्वल हो रहा है यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे आके देखें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारा बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के इक्वल हो रहा है, लेकिन क्या वो इक्विलिब्रियम मेंटेन है इसमें, नहीं, क्योंकि आगे जाके क्या हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन फिर से कांस्टेंट नहीं रह जा रही है। तो ये वाला ग्राफ तो नहीं हो सकता है हमारा। नेक्स्ट वाले में देखो, नेक्स्ट वाले में हमारा क्या, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल हो रहा है रेट ऑफ बैकवर्ड की, नहीं बेटा वो कांस्टेंट हो रहा है रेट, बट इक्वल नहीं हो रहा है, तो ये ग्राफ भी हमारा क्या होगा, सही नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में हमने क्या देखा था, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, और इसमें हमने क्या देखा था कि हमें कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम में क्या ये नहीं देखना कि कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो रही है या नहीं हो रही है, बस हमें क्या देखना है कि कॉन्सेंट्रेशन हर एक टर्म की क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट हो जानी चाहिए। तो देखो बेटा क्या हमारी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो रही है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, हमारी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, ये हमारी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसमें क्या होनी चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ each term will be constant। ठीक है बेटा, क्या हमारी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो रही है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो बेटा फर्स्ट वाला जो ग्राफ है, क्या फर्स्ट वाले में कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो रही है, ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, ये प्रोडक्ट की, जरूरी नहीं है इक्वल हो, केवल कांस्टेंट होनी चाहिए, तो ये ग्राफ हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में देखो, नेक्स्ट वाले में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो रही है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो रही है, इक्वल हो रही है या नहीं हो रही है इससे कुछ नहीं लेना देना है हमें, वो इक्वल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, बाय चांस इसमें इक्वल भी हो रही है और कांस्टेंट भी हो रही है, तो ग्राफ तो हमारा ये भी सही है। हालांकि इक्विलिब्रियम के लिए रेट ऑफ रिएक्शन भी इक्वल हो रहा है, तो रेट ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए भी सही है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखो क्या इसमें हमारी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो रही है, तो हाँ जी इसमें भी हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो रही है। देखो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हमारी कांस्टेंट हो रही है, अब किसी की ज्यादा हो रही है कम हो रही है उस चीज से हमें कुछ नहीं लेना देना है, हमें देखना है कि कांस्टेंट हो रही है या नहीं हो रही है। तो हाँ जी इसमें भी हमारी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो रही है, तो ये वाला ग्राफ भी हमारा कैसा है, सही है। इतना समझ में आया बेटा? चले आगे, चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि जो इक्विलिब्रियम है वो हमें कब मिलेगा, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। एक और चीज आप देख लीजिए कि जो इक्विलिब्रियम होता है वो हमेशा कैसा होता है, नेचर में डायनामिक होता है। कैसा होता है, डायनामिक होता है इक्विलिब्रियम। ठीक है, डायनामिक क्या होता है, अब हमारा डायनामिक क्या होता है, चलो इससे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने क्या करा, एक वेसल लिया। ठीक है, हम लोगों ने क्या करा, एक वेसल ले लिया। अब इसको हमने क्या करा, क्लोज कर दिया। देखो इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज्ड वेसल में मिलता है, ओपन वेसल में इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, आसपास यूनिवर्स कितना बड़ा है तो उसमें मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर हो जाते हैं, इसलिए इक्विलिब्रियम हम मेंटेन नहीं कर पाते। तो हमेशा क्या लेना है, हमें क्लोज्ड वेसल लेना है। ठीक है, अब देखो ये क्लोज्ड वेसल लिया, इसमें यहाँ पे मैंने क्या लिया, ये ले लिया मैंने आयोडीन का मिक्सचर। ठीक है, आयोडीन ले लिया एक्वस फॉर्म में। अब नीचे से मैंने क्या करा, इसको हीट करना स्टार्ट करा। ठीक है, अब मैं नीचे से इसको हीट कर रही हूँ तो इसके वेपर्स बनने स्टार्ट होंगे, देखो। ठीक है, आपने देखा कि इसके क्या हुए, वेपर्स बनने स्टार्ट हुए। अब वो वेपर्स यहाँ से ऊपर जाएंगे। ठीक है, ऊपर जा रहे हैं, कैसे कलर के वेपर्स हैं इसके, वॉयलेट कलर के वेपर्स। हमने कहा कि इसके वेपर्स किस कलर के हैं, वॉयलेट कलर के वेपर्स है। अब वो ऊपर जाके क्या हुए, यहाँ पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब देखो कुछ टाइम बाद क्या होगा, धीरे धीरे ये जो वॉयलेट कलर है ये डार्कर होता जाएगा, डार्कर डार्कर।
एंड डार्केस्ट। ठीक है, मतलब थोड़ा 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 ये डार्क होता जाएगा, डार्क होता जाएगा और धीरे धीरे बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा। अब एक टाइम पे क्या होगा कि जब ये बहुत डार्क हो गया तो अब वो और डार्क नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब जितना होना था उतना हो चुका, अब उसका कलर फर्दर चेंज नहीं हो पा रहा है। तो बेटा क्यों नहीं हो पा रहा है चेंज? क्या अब वेपर्स बनना बंद हो गए इसलिए चेंज नहीं हो पा रहा है, या आयोडीन खत्म हो गया इसलिए चेंज नहीं हो पा रहा है? क्या रीजन है कि अब इसका कलर फर्दर डार्क वॉयलेट नहीं हो पा रहा, अब कांस्टेंट हो गया। तो बेटा देखो इसमें क्या होता है कि जब हमारे वेपर्स बन रहे हैं तो वेपर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आके जब बहुत सारे वेपर्स इकट्ठे हो गए और उनको बाहर एस्केप करने के लिए तो जगह नहीं है, हमने क्लोज्ड वेसल लिया है, तो क्या होगा, ऊपर से ये प्रेशर लगेगा इसके ऊपर, है ना, ये वेपर्स प्रेशर लगाएंगे। तो अब क्या होगा कि धीरे धीरे ये जो वेपर्स बन गई हैं ये भी वापस क्या होंगे, वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या होंगे वो, ये वापस से आयोडीन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जब इसका कलर और फर्दर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब जिस स्पीड से हमारे वेपर्स बन रहे हैं, जिस स्पीड से आयोडीन के वेपर्स बन रहे हैं उसी स्पीड से क्या हो रहा है, वेपर्स वापस से आयोडीन में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या, मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि क्या अब वेपर्स बनने बंद हो गए हैं, तो नहीं, इसका आंसर क्या है, नहीं, वेपर्स बनना बंद नहीं हुए हैं, बल्कि क्या हुआ है, उसकी जगह पे ये जो वेपर्स हैं ये तो अभी भी बन रहे हैं, लेकिन जो वेपर्स पहले से बन गए हैं वो वापस से आयोडीन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। और रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ आयोडीन इनटू वेपर्स इक्वल हो गया है रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू आयोडीन में, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। इस वजह से क्या हुआ कि इसका कलर चेंज होना बंद हो गया और हमें क्या मिली, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम मिल गई। क्या हुआ यहाँ पे, रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ आयोडीन इनटू वेपर्स इक्वल हो गया रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू आयोडीन। ठीक है, अब ये रेट इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो इक्वल हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। इस वजह से क्या हुआ, जो कलर है वो चेंज नहीं हो रहा, अब कलर चेंज रुक गया। ठीक है, तो उसकी वजह से हमें क्या मिला, हमें मिला इक्विलिब्रियम, जो कि हम ढूंढ रहे थे इतनी देर से। ठीक है, तो हमें क्या मिल गई, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम मिल गई। समझ पा रहे हैं क्या होता है इक्विलिब्रियम? और देखो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है, कैसा है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है। क्यों है, क्योंकि रिएक्शन रुकी नहीं है यहाँ पे, केवल उनके रेट इक्वल हुए हैं। मतलब वेपर्स बनना ऐसा नहीं है कि रुक गया, अब वेपर्स फर्दर नहीं बन रही है, वेपर्स तो बन रहे हैं, बट उसके अपोजिशन वाली जो रिएक्शन है, उसके बैकवर्ड जो रिएक्शन है, उसका रेट इक्वल हो गया, इसलिए हमारा चेंज रुक गया। तो इक्विलिब्रियम कैसा होता है नेचर में, डायनामिक होता है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? चलिए चले आगे, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा, क्या डाल देंगे हम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स डाल लीजिए, लिखिए फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। अभी पढ़ा हमने कि इक्विलिब्रियम कैसा है नेचर में, डायनामिक होता है, तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सेकंड पॉइंट, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड from either side। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, हमें किसी भी साइड से मिल सकता है। जैसे कि हमने देखा था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड के। जैसे मैं आपको एक डे टू डे लाइफ एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो आपको ये सीढ़ियां चढ़नी है, ठीक है,
कितनी है ये, 1 2 3 4 5 सीढ़ियां चढ़नी है। आपको इक्विलिब्रियम में आना है, मतलब बीच वाली पोजीशन पे आना है, मतलब यहाँ पे आना है। अब आप ऊपर से आओ या नीचे से आओ, क्या फर्क पड़ेगा? आपका इक्विलिब्रियम तो आपको यहीं पे मिलेगा। तो क्या आपको फर्क पड़ेगा कि आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं या ऊपर से नीचे आ रहे हैं? क्या उससे इक्विलिब्रियम के स्टेट पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो इक्विलिब्रियम के स्टेट पे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फॉरवर्ड जा रहे हैं या आप बैकवर्ड आ रहे हैं, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं, थर्ड पे। क्या है कैरेक्टरिस्टिक? इनिशियल concentration has no effect. Initial concentration has no effect on relative concentration at equilibrium. ठीक है, और ये किस पे होता है? एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक, क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हैज नो इफेक्ट ऑन रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। बेटा रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, ये आप बता सकते हैं क्या आप? रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन होती है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो कॉन्सेंट्रेशन होती है। मतलब अगर मैं किसी के रिस्पेक्ट में देखूं, जैसे अगर मैं कहूं कि मोहन तेज भागता है, ठीक है, तो मोहन रन्स फास्ट। बट अगर मैं कहूं कि मोहन सोहन से तेज भागता है, तो मैंने क्या करा, इसको दूसरे के रिस्पेक्ट में देखा, तो दैट इज रिलेटिव। इज इट क्लियर? चलिए, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का भी हमारे इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रिएक्शन लूं, ए, या ऐसे ले लेते हैं, रिएक्टेंट्स गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैंने दूसरी रिएक्शन, मैंने क्या करा, 2 रिएक्टेंट ले लिए, 2 रिएक्टेंट्स गिव्स 2 प्रोडक्ट। क्या मेरे इक्विलिब्रियम पे फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्विलिब्रियम हमें वहीं मिलेगा जहां मिलना है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने सीढ़ियों वाला एग्जांपल लिया था, मैंने इसमें एक एक स्टेयर और बढ़ा दी, तो इक्विलिब्रियम अभी भी यहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इक्विलिब्रियम में शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं नंबर ऑफ मोल्स कितने भी लूं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी भी लूंगी, मेरा इक्विलिब्रियम पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर? ठीक है। अच्छा, इक्विलिब्रियम में होता क्या है, कैसे पहचान सकते हैं? चेंज नहीं होता। क्या चेंज नहीं होता? कलर नहीं चेंज होता। ठीक है, कलर मेरा कैसा रहेगा इक्विलिब्रियम पे? कांस्टेंट रहेगा। क्या प्रेशर चेंज होगा? प्रेशर भी चेंज नहीं होगा, ये भी रहेगा कैसा? कांस्टेंट। क्या डेंसिटी चेंज होगी? डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी, ये भी रहेगी मेरी कांस्टेंट। इज इट क्लियर? चलिए, हाँ देखो, ये बात हमने की थी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता इक्विलिब्रियम पे, लेकिन एक गिवन टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम पे बड़ा फर्क पड़ता है। क्यों पड़ता है फर्क? वो रेट को क्या कर देता है, बढ़ा सकता है ना। तो टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम पे फर्क पड़ता है, वो हम आगे देखेंगे कि किस तरह से इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को, सॉरी, टेम्परेचर इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करता है। चले आगे। चलिए, फोर्थ क्या है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स के, इक्विलिब्रियम क्या मिलेगा, हमेशा क्लोज्ड वेसल में मिलेगा। किस में मिलेगा इक्विलिब्रियम? हमेशा ही क्लोज्ड वेसल में मिलेगा। ठीक है, क्यों मिलेगा क्लोज वेसल में? देखो, अगर मैं आपके लिए एक इक्वेशन ले लूं कि मेरे पास a प्लस बी है, जिसमें कि मुझे कुछ मिल रहा है c प्लस डी, और ये d कैसा है, मेरा गैसियस स्टेट में है। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे ओपन वेसल लिया, ठीक है, if I consider an open vessel for the reaction, तो क्या होगा, ये D escape कर जाएगा, ये निकल जाएगा, भाग जाएगा ये। अब अगर मेरा D यहाँ पे है ही नहीं, तो क्या C अकेला वापस से A और B बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। रिएक्शन कैसी हो जाएगी? इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्या इक्विलिब्रियम मिलेगा? नहीं मिलेगा बेटा, इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन में मिलता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम को नहीं अचीव कर सकते। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखो, नेक्स्ट हमारा 5th पॉइंट, रोल ऑफ कैटलिस्ट। रोल ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है।
तो बेटा कैटलिस्ट होते क्या है बेसिकली, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं, देखो जैसे मैं बात करूं अपनी, ठीक है, अभी मैं अपनी बारे में बात करती हूँ आपसे। तो क्या है, देखो बेटा, अगर आपका जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपकी बुक्स में है आपके पास, हाँ जी है, आपको नोट्स मिल सकते हैं इसके, हाँ जी मिल सकते हैं, कहाँ से, आपके सीनियर्स से नोट्स मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या आप उसको खुद से नहीं पढ़ सकते, ऑब्वियसली पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, आपके जीवन में मैं एक कैटलिस्ट का काम कर रही हूँ। क्यों, क्योंकि जो लेक्चर मैं आपको 1 घंटे में पढ़ा के सिखा रही हूँ वो आप क्या करोगे, अगर आप खुद से पढ़ने की कोशिश करोगे तो उसमें आपको कितना टाइम लगेगा, करीब 1 दिन लगा सकते हो आप, है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, आपके टाइम बचा रही हूँ, मतलब मैं आपको चीजें जल्दी समझा रही हूँ। क्या आप अकेले खुद से वो चीजें नहीं समझ सकते, ऑब्वियसली समझ सकते हैं, सब समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपके जीवन में किसका काम कर रही हूँ, एक कैटलिस्ट का काम कर रही हूँ। इज इट क्लियर। तो कैटलिस्ट क्या करता है, क्या मैं आपके घर पे आ रही हूँ, नहीं आ रही हूँ, क्या मैं जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा या जब आप पढ़ लेंगे, क्या जब आपको इफेक्ट करूंगी, नहीं करूंगी ऑब्वियसली। तो क्या होगा बेटा कि कैटलिस्ट क्या होता है, ये सिर्फ रेट को इनहेंस करता है, ये रेट को बढ़ा देता है रिएक्शन के, ठीक है। क्या ये रिएक्टेंट में होता है, नहीं। क्या ये प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट करता है, ऑब्वियसली नॉट। तो रिएक्ट जो कैटलिस्ट है ये हमारा ना तो रिएक्टेंट में होगा ना प्रोडक्ट में होगा, ये केवल एक ऑल्टरनेट पाथ दे देगा हमारी रिएक्शन को कराने के लिए, जिससे कि क्या होगा, रिएक्शन हमारी जल्दी हो जाएगी। इज इट क्लियर, यस। अब देखो मैं इसको एक ग्राफ से भी समझा सकती हूँ आपको। मान लो मुझे एक ग्राफ बनाना है, इधर मैंने एक रिएक्शन ले लिया जिसमें कि यहाँ पे मेरा रिएक्टेंट है और ये मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अगर मैं रिएक्शन करवा रही हूँ तो उसको ये वाला बैरियर क्रॉस करना पड़ रहा है, ठीक। ये वाला क्या है, मेरा एक्टिवेशन एनर्जी है, मतलब इस रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी चाहिए तभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। अब मैंने क्या करा, इस रिएक्टेंट में डाल दिया एक कैटलिस्ट डाल दिया, ठीक है। कैटलिस्ट ने क्या करा, इसको एक अलग रास्ता दे दिया, ये वाला, मतलब इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया, कम कर दिया। मान लो ये वाली जो पहली वाली एक्टिवेशन एनर्जी थी ये थी मेरी ई ए, और ये वाली हो गई ई डैश ए, ठीक है। ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी, पैन चेंज कर लेते हैं, ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी हो गई हमारी ई डैश ए, ठीक है। तो ई डैश ए क्या है, मेरी स्मॉलर है ई ए से, ये आप पढ़ोगे फर्दर एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। तो देखो बेटा अब छोटा रास्ता तय करना पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगी, रिएक्शन हमारी जल्दी हो जाएगी। कैटलिस्ट ने क्या करा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया, जल्दी करा दिया बेसिकली। तो ये होता है काम कैटलिस्ट का, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, ये केवल रेट को बढ़ाता है। तो क्या लिख सकते हैं हम इसमें, लिख सकते हैं कि इट इनहांस बोथ। क्या, अच्छा मैं आपसे पूछूं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है तो कैटलिस्ट ने रेट बढ़ा दिया, जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहा है क्या कैटलिस्ट रेट बढ़ाएगा, ऑब्वियसली यस। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी बढ़ेगा, इससे बैकवर्ड रिएक्शन भी बढ़ेगा, कैटलिस्ट दोनों का रेट बढ़ाएगा, क्लियर है। चलो, तो इट एनहांस बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन एंड हेल्प्स टू अचीव equilibrium earlier. Is it clear? चलिए ग्राफ से समझाएं, यस। देखो ये हो गया हमारा ग्राफ, ठीक है। इधर मैंने बना दिया रेट, ये मैं लिख देती हूँ रेट आपके लिए, और इधर मैंने लिख दिया टाइम। आप देखो ग्राफ तो आपने पहले भी सीखा है, इनिशियली मेरे पास रिएक्टेंट थे, प्रोडक्ट नहीं थे, रिएक्टेंट धीरे धीरे कम हुआ, कॉन्सेंट्रेशन उसकी कांस्टेंट हो गई, ठीक है। ये हो गया मेरा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। बैकवर्ड के लिए मेरे पास कुछ था ही नहीं स्टार्टिंग में, धीरे धीरे बढ़ा, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हुई। ये बैकवर्ड रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम हमें कहाँ मिला, इस पॉइंट पे मुझे मिल गया इक्विलिब्रियम, क्लियर, ठीक है। अब देखो जब मैंने इसमें कैटलिस्ट डाल दिया, ये क्या है मेरा विदाउट कैटलिस्ट का ग्राफ है, ये है मेरा विदाउट कैटलिस्ट। अब मैंने क्या करा, कैटलिस्ट को ऐड कर दिया, कैटलिस्ट को ऐड करने से जो मेरा रिएक्टेंट है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे, और मेरा प्रोडक्ट यहाँ। तो इक्विलिब्रियम क्या मिला, अब मुझे यहाँ मिल गया, ये मिल गया मुझे इक्विलिब्रियम, और ये हुआ मेरा विद कैटलिस्ट,
ठीक है, तो क्या हुआ, इस केवल मुझे इक्विलिब्रियम जल्दी मिल गया, कैटलिस्ट ऐड करने से क्या हुआ, मुझे इक्विलिब्रियम जल्दी मिल गया, अर्लियर मिल गया। इज इट क्लियर टू यू ऑल? चले आगे, चलिए, ठीक है बेटा। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम एक लॉ पढ़ेंगे। कौन सा लॉ हम पढ़ने वाले हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ रहे हैं। और ये किसने दिया था हमें? ये दिया था गुलबर्ग एंड वागे। ठीक है, देखिए बेटा क्या था इस लॉ में, अगर मैं आपके लिए कोई एक रिएक्शन लेती हूँ, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, ठीक है, ये मेरी फॉरवर्ड रिएक्शन, ये मेरी बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक। तो उन्होंने क्या कहा, गुलबर्ग वागे ने कहा कि जो मेरा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के, ठीक है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन विल ऑलवेज बी प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड में रिएक्टेंट क्या है मेरा? A है और B है। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल होगा? ऑब्वियसली टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। और बैकवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या होंगे मेरे? C और D होंगे। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D। इज इट क्लियर? हाँ जी। अब बेटा अभी मैं इसको पढ़ाती हूँ आगे, उससे पहले आप लोग मुझे बताइए कि जो मैंने टर्म यूज करी है एक्टिव मास, एक्टिव मास क्या होता है? ठीक है, चलिए मैं ही आपको बताती हूँ कि एक्टिव मास क्या होता है। बेसिकली बेटा एक्टिव मास होता है जो मास रिएक्शन में एक्टिव है, ठीक है। मान लो आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 में से 5 फुटबॉल खेलते हैं, तो हम कहेंगे फुटबॉल प्लेयर कितने हैं? तो कहेंगे 5। ऐसे थोड़ा ना कहेंगे कि 10 है, क्योंकि जो फुटबॉल में एक्टिव है वो कितने हैं? केवल 5 है। तो इसका मतलब एक्टिव मास क्या है? क्या सारा मास रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है? नहीं, रिएक्शन में जो मास पार्टिसिपेट करेगा दैट इज एक्टिव मास। इज इट क्लियर? यस। एक्टिव मास फाइंड कैसे करेंगे बेटा? एक्टिव मास फाइंड करेंगे हम जो भी हमारे पास रिएक्टेंट दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल A दिया हुआ है, तो उसको उसके वॉल्यूम से डिवाइड करके, A के मोल्स जितने भी दिए हुए हैं उसको वॉल्यूम से डिवाइड करके, ऐसे लिख देती हूँ मैं N ऑफ A, ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन V। और ये किसके इक्वल हो गया बेटा? ये हो गया इक्वल मोलैरिटी के, ठीक है। और मोलैरिटी क्या होती है हमारी? ये होती है कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर? तो यानी कि एक्टिव मास क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर यही होता है हमारा मोलैरिटी, या फिर मोलैरिटी को ही हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। यूनिट क्या होगी इसकी? मोल पर लीटर, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, ठीक है। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के। अब अगर मुझे प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल रिमूव करना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म से। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए मैं क्या करती हूँ? इसको इक्वेट करते हैं तो मैं रेट कांस्टेंट यूज कर लेती हूँ, के फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ये हो जाएगा के एफ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा हमारा के बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी। अब मैं बात करूं एट इक्विलिब्रियम, तो बेटा इक्विलिब्रियम पे हमारा क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, ठीक है। तो जब मेरा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ। ये हो जाएगा मेरा के एफ concentration of A concentration of B will become equal to the KB concentration of C and concentration of D, ठीक है। अब अगर मुझे के एफ अपॉन के बी की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा मेरा के एफ अपॉन के बी
will become equal to the concentration of C, concentration of D upon concentration of A, concentration of B. और बेटा देखो के एफ भी कांस्टेंट, के बी भी कांस्टेंट, तो इस पूरे को मैं लिख सकती हूँ के इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो के इक्विलिब्रियम यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगा मेरा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, और ये क्या है मेरा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है या प्रोडक्ट का, बेटा ये प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है ना। प्रोडक्ट में हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट में था हमारे पास सी और डी, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है मेरे पास, के इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आ गई मेरे पास फॉर्मूला के इक्विलिब्रियम का, और यही होता है हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन। इज इट क्लियर टू यू ऑल? आ गया समझ बेटा? अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप वीडियो पॉज करना, वहां पे आप डाल देना कि नहीं आया इतना समझ में यहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलता है आगे। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करती हूँ, देखो बेटा अभी तो हमने एक रिएक्शन लिया था A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने 2A लिए, 2A प्लस 3B, और इससे मेरे पास बना 1/2C और प्लस 4D, ऐसे बना कुछ। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि मैम इसका कैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखे, है ना, लॉ ऑफ मास एक्शन से हम इस रिएक्शन का तो लिख सकते हैं। क्या आएगा कि इक्विलिब्रियम आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बट मैम इस वाली रिएक्शन का कैसे आएगा, है ना, इसका तो नहीं समझ में आ रहा है। देखो बेटा इसका कैसे आएगा, इसका मैं आपको समझा देती हूँ। इसको 2 ले लेते हैं ना, इसको 2 ले लेते हैं अभी के लिए, इसको क्या ले लेते हैं हम, 2 ले लेते हैं। चलिए देखो बेटा इसमें क्या होगा, मैं आपको लिख देती हूँ पहले। इसमें के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आएगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होते हैं, ये जितने मोल्स हमने लिए हैं, दिस इज स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ये स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। ठीक है, चलिए क्या होगा, के इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी की पावर 2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी की पावर 4 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर 3। ठीक है, हाँ जी मैम हो जाएगा, बट ये आया कैसे, है ना, आया कैसे, ये तो समझ ही नहीं आया कि हाँ जी हो जाएगा, याद हो जाएगा, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को पावर में ही तो लिखना है, बट ये आया कैसे, ये भी तो समझना है ना। तो बेटा देखो मैं आपको बताती हूँ उस इक्वेशन से ही कि ये हमारे पास आया कैसे। देखिए अगर मैं ए को लिख लूँ, ए प्लस ए लिख सकती हूँ ना, प्लस बी को लिखती हूँ बी प्लस बी प्लस बी। ठीक है, ये मैं लिखती हूँ सी को सी प्लस सी, और डी को लिखती हूँ डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी। ठीक है, अब अगर मैं लिखती हूँ आपके लिए के इक्विलिब्रियम, तो आप लिख पाएंगे ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, लिख पाएंगे ना। अब देखो ये सब के मिला के देखो, सी कितना आया मेरा 2 टाइम्स, डी कितना आया मेरा 4 टाइम्स, ए कितना आया मेरा 2 टाइम्स, बी कितना आया मेरा 3 टाइम्स, आ गया। अब देखो ये आ गया मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, क्या ये इसके सिमिलर है, सेम ही है ना। तो इस तरह से मेरे पास क्या आ जाता है, हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आ जाता है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? आई थिंक आ गया होगा आपको समझ। ठीक है बेटा, चलिए अब मैं आपको एक लास्ट चीज बता देती हूँ आज के लिए, उसके बाद हम ये लेक्चर आज के लिए फिनिश कर देंगे। ठीक है,
चलिए बेटा, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो इक्विलिब्रियम होते हैं ये हमारे दो टाइप के होते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर देयर. दो तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं आपके. पहला क्या होता है आपका, पहला जो आपने बात करी ये होता है आपका एक्टिव मास कॉन्सेंट्रेशन. अभी पढ़ा ना आपने एक्टिव मास क्या होता है, यानी कि मोलारिटी होता है एक्टिव मास, मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम. और इसको हम बोलते हैं केसी. केसी मतलब, केसी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इज टेकन. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट होता है आपका, ये भी होता है आपका एक्टिव मास. ठीक है. बट ये होता है बेटा गैसियस सिस्टम में. अगर मेरे पास गैसियस सिस्टम है, और गैसियस सिस्टम भी कैसा, उसमें कम से कम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में एक हमारा होना चाहिए गैसियस स्टेट में. केवल तभी हम इसको कंसीडर करेंगे. अगर हमारे पास कोई गैसियस स्टेट में एलिमेंट या कोई कंपाउंड ऐसा नहीं बना, या फिर नहीं हमने रिएक्टेंट में लिया जो कि गैसियस स्टेट में है, तब हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे. गैसियस सिस्टम के लिए ही होता है ये केवल. ठीक है. तो इसमें बेटा हम कॉन्सेंट्रेशन को नहीं लेते, इसमें मोलैरिटी को नहीं लेंगे. इसमें क्या लेंगे, इसमें लेंगे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस. क्या लेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ले लेंगे. ठीक है, समझ पा रहे हैं. और इसको हम लिख देंगे केपी. ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस को क्या लिख देंगे हम, केपी. क्यों लिया, अच्छा ये पार्शियल प्रेशर क्यों लिया हमने. ठीक है, ये भी तो क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम हम तो कॉन्सेंट्रेशन कंसीडर कर रहे थे अब तक, अब हमने पार्शियल प्रेशर क्यों कंसीडर कर लिया. तो क्यों करा बेटा, इसके लिए हम देख लेते हैं अपनी आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, ये होती है PV इज इक्वल्स टू nRT, है ना. और यहां से अगर मैं P की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगी N/V/RT. और N/V क्या होता है हमारा, मोलैरिटी यानी कि कॉन्सेंट्रेशन होती है. तो इसको लिख सकती हूँ P इज इक्वल्स टू CRT, यानी कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ये तो कांस्टेंट है ना, गिवन टेम्परेचर पे लिया था. R क्या है हमारा, कांस्टेंट ही है, ये भी गैस कांस्टेंट है. तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया यहाँ पे, C के. इसलिए हम गैसियस स्टेट में क्या कंसीडर करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस. ठीक है बेटा, इतना आ गया आपको समझ में. चलिए, ठीक है. आई होप कि जितना भी मैंने आज आपको पढ़ाया आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम यहीं से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे. तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे. ठीक है, थैंक यू.